नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बीपीएससी की सीरीज हमारी चल रही है और उसी के अंतर्गत आज हम अगला क्लास लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि मगध का उत्कर्ष हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से शासक आते हैं, उनकी क्या भूमिका रही, वो सारी चीज़ें जहां से भी जिनसे जो जो फैक्ट थे। अगर बीपीएससी की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा आप लोग देखे होंगे कितने फैक्चुअल प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो वैसे सारे फैक्ट जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो सभी मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक कौन था, धनानंद, उसकी हत्या करके यहां पर मौर्य वंश की साम्राज्य की नींव रखी जाती है, ठीक है। यहां से मौर्य वंश का जो साम्राज्य है पूरे भारत में धीरे धीरे विस्तार होता है। तो वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। हमने पिछली क्लास में किया था जो हमारा मगध है, मगध का उत्कर्ष के कारणों के बारे में हम वहां पर चर्चा नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो कारणों के बारे में अगर देखें तो मगध का उत्कर्ष क्यों होता है, जैसे हमारा 16 महाजनपद है, ठीक है। महाजनपद काल पिछली क्लास में हमने किया था जिसमें 16 महाजनपद पूरे भारत में उभर के सामने आते हैं और उसमें से 3 महाजनपद बिहार में देखने को मिलते हैं। इन तीनों में और साथ ही पूरे 16 महाजनपदों में मगध ही उभर के सामने आता है, उसी का उत्कर्ष होता है। उसके कुछ भौगोलिक कारण हमें देखने को मिलता है। जैसे यहां पर देखें तो उसका जो राजधानी क्षेत्र था, पहला राजधानी क्या था, राजगृह। और राजगृह की बात करें तो चारों तरफ से ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। राजगृह चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है और उसका जो मुख्य जो द्वार है, जहां से प्रवेश द्वार है, वो एक महत्वपूर्ण दुर्ग से घिरा हुआ था। इसलिए उस पर कोई भी दूसरे महाजनपद वाले वहां पर आक्रमण करने की सोचते भी नहीं थे। उसके बाद दूसरी राजधानी जो पाटलिपुत्र बनती है, पाटलिपुत्र की बात करें तो ये क्या था, नदियों से घिरा हुआ था। नदियों से घिरे होने की वजह से वो भी एक सुरक्षा कवच प्रदान करता था और बाकी जो भी अन्य शासक है उस पर हमला बोलने के लिए सोचते थे, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो दोनों राजधानी की भौगोलिक जो स्थिति थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ठीक है। पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र नदियों के बीच अवस्थित था और नदियों के बीच अवस्थित होने के साथ ही वहां पर संचार की सुविधा, वहां पर जलीय मार्ग, इन सब के माध्यम से व्यापार वाणिज्य भी बड़े ही आसानी से हो रहे थे। ये सारे कारण थे। भौगोलिक कारक में एक और चीज हम देख सकते हैं, उस क्षेत्र में, मगध वाले क्षेत्र में यहां पर लोहे के खानों की प्रधानता थी, ठीक है। जहां से लोहे प्राप्त किए जाते थे और उससे उत्कृष्ट प्रकार के यहां पर हथियार औजार बनाए जाते थे जो युद्ध में महत्वपूर्ण साबित होते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में हम देख सकते हैं। उसके साथ ही इन क्षेत्रों में जंगल का भी इलाका था जहां से हाथियों की प्राप्ति हो जाती थी, उनकी भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो ये सारे कारण हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमने शासकों के बारे में भी देखा था, तो शासकों की भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो युद्ध से संबंधी हो या फिर कूटनीति से संबंधी हो। इन सभी के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है कि जो मगध केवल छोटे से क्षेत्र में था वो धीरे धीरे पूरे संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में फैल जाता है। और भारतीय क्षेत्रों की बात करें तो इससे बाहर भी, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भी मगध साम्राज्य फैल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में 16 महाजनपद के बारे में, जो महाजनपद काल था उस समय काल में हमने देखने का प्रयास किया था। आज हमारा टॉपिक है मौर्य काल, यानी कि मौर्य काल के समय काल में बिहार की स्थिति क्या थी, वो सारी चीजें और कहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी चीज को हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मौर्य काल की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक के काल को हम मौर्य काल के अंतर्गत रखते हैं, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को मानते हैं, जो धनानंद, ठीक है, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको कौटिल्य की सहायता से मृत्यु के घाट उतारकर यहां पर स्थापित किया जाता है, ठीक है। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार यहां पर सर्वप्रथम, मगध जीतने से पहले सर्वप्रथम इसने पंजाब पर आक्रमण किया, पंजाब वाले क्षेत्रों पर, वहां पर जो भी स्थिति थी उन स्थिति का फायदा उठाकर, ठीक है, लोगों के मन में ये नंद वंश का जो शासक था धनानंद, इसके प्रति विद्रोह की भावना लोगों के मन में भरकर कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर पहले उस क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। तत्पश्चात इनके द्वारा मगध पर आक्रमण किया जाता है और यहां पर अपना शासन स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात करें तो
322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहता है। इसके संदर्भ में कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे कि पुराण में इसे शूद्र कहा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को पुराण में शूद्र कहा गया है, जबकि बौद्ध साहित्य में इसे क्षत्रिय कहा गया है। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, यह भी फैक्ट है, लिखते हुए चलिएगा। पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है, जबकि बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय कहा गया है। राजतरंगिणी की बात करें तो राजतरंगिणी में चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को शकुनी कहा गया है, यानी कि शकुनी का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा राजतरंगिणी में कहा गया है। जबकि अधिकांश इतिहासकारों की बात करें तो इसे मौर्य कुल के क्षत्रिय मानते थे। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, पुराणों में शूद्र कहा गया है, बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय, राजतरंगिणी में शकुनी को का पिता माना गया है, जबकि अधिकांश इतिहासकार मौर्य कुल के क्षत्रिय चंद्रगुप्त मौर्य को मानते हैं। तो यहां से संबंधित यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तत्पश्चात 323 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, हम देखते हैं 323 ईसा पूर्व में क्या होता है? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, और सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेलुकस उसका उत्तराधिकारी बनता है। सिकंदर पहले जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका, उन क्षेत्रों पर, सिंध प्रांत वाला इलाका, उन क्षेत्रों पर पहले इसका अधिकार था, परंतु बाद में इस पर से अधिकार चला जाता है। इसके समय काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में क्या करता है कि जब सेलुकस यहाँ उत्तराधिकारी बनता है तो ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वहां पर आक्रमण करता है सर्वप्रथम, और इस आक्रमण में क्या होता है? चंद्रगुप्त विजयी होता है, और यहाँ पर सेलुकस क्या होता है? हार जाता है। और हारने के पश्चात जो वहां का क्षेत्र था, हेरात, कंधार, काबुल, इन सब की प्राप्ति हो जाती है किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को, और साथ ही उसकी जो पुत्री थी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण होता है, ठीक है, किसके द्वारा? सेलुकस के द्वारा, और चंद्रगुप्त इसमें विजयी होता है, और विजयी के साथ ही हेरात, कंधार, काबुल, इन सब की प्राप्ति होती है, और साथ ही उसके पुत्री हेलेना का भी विवाह चंद्रगुप्त के साथ होता है। ठीक है, इसे भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्यों? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण, ठीक है, जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही उन क्षेत्रों को यूनानियों से मुक्त कराया जाता है। इसी के संदर्भ में इसे भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनानियों से मुक्ति दिलवाया था, इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मेगास्थनीज राजदूत के रूप में इसके दरबार में नियुक्त किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है। कौन? इंडिका। ठीक है, तो इंडिका पुस्तक लिखी जाती है, और इसी पुस्तक में भारतीय समाज एवं यहाँ की जो नगरीय संरचना है उन सब की व्याख्या यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन सा पुस्तक है? इंडिका। इंडिका में ही भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, और 7 वर्ग कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला वर्ग है दार्शनिक, दूसरे वर्ग परिषद सदस्य, तीसरा सैनिक, चौथा अधिकारीगण, पांचवा कृषक, छठा शिल्पकार एवं व्यापारी, और 7वें जो वर्ग रखा गया है यहाँ पर शिकारी तथा गणरीय। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। इंडिका जो पुस्तक है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में स्थापित था, उसी के द्वारा इंडिका लिखा गया, और इंडिका में भारतीय समाज एवं नगरीय संरचना की व्याख्या मिलती है। इसके अनुसार जो भारतीय समाज था 7 वर्गों में विभाजित था। पहला दार्शनिक, दूसरा परिषद सदस्य, तीसरा सैनिक, चौथा अधिकारीगण, पांचवा कृषक, छठा शिल्पकार एवं व्यापारी, और 7वां शिकारी तथा गणरीय। इन 7 वर्गों में संपूर्ण समाज को विभाजित किया गया था। ठीक है, जाति प्रथा की बात करें तो इस समय काल पर जाति प्रथा अत्यंत ही कठोर थी। अंतरजातीय विवाह यहाँ पर नहीं होते थे, यानी कि एक जाति दूसरे जाति से विवाह नहीं कर सकता था। जाति प्रथा यहाँ पर कठोर देखने को मिलती है। ठीक है,
इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ और भी यहाँ पर तथ्य हैं जो जान लेना चाहिए। अगर देखें तो सर विलियम जोन्स चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किया है। प्रश्न यहां से एक बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। सर विलियम जोन्स चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस से किया है, जबकि एरियन तथा प्लूटार्क इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकेटस के रूप में पहचान किया है। फिर से रिपीट करता हूं, सर विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में, जबकि एरियन तथा प्लूटार्क के द्वारा एंड्रोकोटस के रूप में किया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त के साम्राज्य की अगर बात करें तो इसके साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र हैं, अगर इस पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के जो भूभाग थे ये सभी इसके समय काल में पूरे साम्राज्य के रूप में थे। फिर से रिपीट करता हूं, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार की बात करें, साम्राज्य की बात करें, तो उसमें साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सारे सम्मिलित थे पूरे साम्राज्य के अंतर्गत। उसके बाद अगर चंद्रगुप्त मौर्य के अंत की बात करें तो जैन मुनि जो भद्रबाहु थे उसके साथ श्रवण बेलगोला ये चले जाते हैं, और वहीं पर सिलेखना पद्धति जो है, ठीक है, जैन पद्धति में होता है उपवास के माध्यम से, यानी कि अन्न का त्याग करके अपने को मृत्यु के प्राप्त हो जाना, उसी को कहते हैं सलेखना पद्धति। तो सलेखना पद्धति के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम पंजाब विजय किया जाता है, उसके पश्चात मगध, फिर देखें तो पूरा उत्तरी भारत जितना भी इलाका था उस पर विजय प्राप्त किया जाता है, सेल्यूकस पे विजय प्राप्त किया जाता है, और सेल्यूकस के विजय के परिणाम स्वरूप ही जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था वो प्राप्ति होती है, और साथ ही हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। ठीक है, और अंत में सलेखना माध्यम से ये अपने शरीर को त्याग देते हैं। और यहाँ से देखें तो अगले शासक बिंदुसार के बारे में हमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार का समयकाल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक था। थेरावाद के अनुसार, ठीक है, थेरावाद के अनुसार बिंदुसार को ब्राह्मण धर्म का अनुयायी माना गया है, जबकि अगर हम दिव्यावदान की बात करें तो दिव्यावदान के में कहा गया है कि यह आजीवक संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। फिर से रिपीट करता हूं, बिंदुसार की बात करें तो थेरावाद पद्धति के अनुसार यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जबकि अगर हम दिव्यावदान की बात करें तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ऐसा बात वहां पर कहा गया है। इसके संदर्भ में भी कुछ बातें हैं, जैसे वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है, जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है, जबकि यूनानी लेखकों के द्वारा अमित्र घात कहा गया है बिंदुसार को। फिर से रिपीट करता हूं, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, जबकि जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है, और यूनानी लेखकों के द्वारा अमित्र घात कहा गया है। इसके संदर्भ में ये फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद देखें तो इसी के समय काल में इसके दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाईमाइकस, ठीक है, सीरिया के राजा कौन थे, एंटियोकस, उन्होंने डाईमाइकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाईमाइकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जबकि मिस्र के राजा की बात करें तो टॉलमी द्वितीय थे, और उन्होंने डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो दो यहाँ पर राजदूत आते हैं, पहला मिस्र के राजा टॉलमी का जिसका नाम डायनोसियस था, और दूसरा सीरिया के राजा एंटियोकस ने उन्हीं के द्वारा भेजा गया राजदूत जिसका नाम डाईमाइकस था। ठीक है, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में अपने पुत्र का अनुसरण किया जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैसा प्रशासन चलाया जा रहा है वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिलता है। प्रांतों में कुमारों की नियुक्ति हो रही है, और कुमारों के द्वारा प्रांतों का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रशासन किया जा रहा है। ठीक है, दिव्यावदान में ऐसा कहा गया है कि इसके समय काल में क्या था, अशोक अवंती के कुमार के रूप में
नियुक्त किया गया था, अवंती के कुमार के रूप में नियुक्त किया गया था। और इसी के समय काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। पहले विद्रोह के दमन के लिए अशोक जाता है तथा दूसरे विद्रोह के दमन के लिए सुसीम वहां पर जाता है और विद्रोहों का दमन करता है। तो देखते हैं क्या यहां पर हमने देखा, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले विद्रोह के दमन के लिए अशोक वहां पर जाता है और दूसरे विद्रोह के दमन के लिए सुसीम। ठीक है, उसके बाद 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात यहां पर अशोक अगला शासक बनता है। ठीक है, अशोक अगला शासक बनता है। यहां पर देखने की बात है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें यहां पर कही गई है। जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार के लिए यहां पर संघर्ष होना प्रारंभ हो जाता है और अंततः 269 ईसा पूर्व में अशोक यहां पर शासक बनता है। ठीक है, तो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए जो भाई थे, भाइयों में संघर्ष होने लगता है और अंततः 269 ईसा पूर्व में अशोक यहां पर क्या होता है, शासक बनता है। ठीक है, अभिलेखों में यह प्रश्न पूछा गया है कि अभिलेखों में जो अशोक की अगर बात करें तो देव नाम प्रिय एवं राजा की उपाधि देखने को मिलता है। ठीक है, अभिलेखों में जो अशोक के अभिलेख स्थापित किए गए हैं उसमें देव नाम प्रिय एवं राजा की उपाधि देखने को मिलती है, जबकि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। यह बात याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसे। जैसे देखिए, मास्की एवं गुर्जरा जो लेख है वहां पर अशोक को अशोक कहा गया है, जबकि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक वर्धन, जबकि मास्की और गुर्जरा लेख में अशोक कहा गया है। उसके बाद एक अनुश्रुति है, सिंहला अनुश्रुति। सिंहला अनुश्रुति, इसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बनता है। अनुश्रुति कौन है? सिंहला अनुश्रुति। और इसके अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करने के पश्चात राजा बनता है, गद्दी पर बैठता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। इसके समय काल में अगर साम्राज्य की बात करें, इसके समय काल में अगर साम्राज्य की बात करें तो सबसे पहले जो इसके पिता के द्वारा जो भी साम्राज्य दिया गया था वो साम्राज्य तो रहता ही रहता है। ठीक है, जैसे अगर साम्राज्य देखें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, उसके बाद पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक। इसमें कलिंग देख सकते हैं, पूर्व वाले क्षेत्र में बंगाल कलिंग, उत्तर वाले क्षेत्र में हम नेपाल देख सकते हैं। इधर देखें तो हमारा सौराष्ट्र, मास्की, मैसूर, ठीक है, ये सारे क्षेत्र अगर देखें तो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब इससे संबंधित कुछ और भी तथ्य है जहां से प्रश्न आते हैं, साथ में आप सुनिए और साथ में लिखते हुए चलिए। जैसे अगर देखें तो अब जब राज्याभिषेक हो जाता है तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया जाता है। यहां पर अगर देखें तो इसकी जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है और 13वें शिलालेख में ऐसा बात बोला गया है कि यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों की हत्या होती है, लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग यहाँ पर बंदी बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो हत्या हुआ, खून, रक्त रंजित जो यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिली, इससे क्या हुआ, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इसने यहीं से युद्ध को त्याग दिया और धम्म के रास्ते को अपनाया। ठीक है, तो कब राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, वहां पर विजय भी प्राप्त हुआ, वहां राज्याभिषेक हुआ, परंतु वहां पर इतने सारे लोगों का कत्लेआम, ठीक है, बंदी बनाना, ये सारे चीज देखकर इसका हृदय परिवर्तित हुआ और यहां से युद्ध को त्याग कर धर्म का अनुसरण करने लगा, जिससे धम्म का, अशोक की धम्म की नीति कही गई। और इसके अनुसार पूरे देश में, ठीक है, देश में धम्म के प्रचार, धम्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की गई, विदेशी यात्राएं किए गए। उसके बाद शिलालेखों के माध्यम से भी लोगों में धर्म का अनुसरण करने का बात यहां पर कहा गया। ठीक है, तो यहां पर देखें तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग के आक्रमण के पश्चात ही हृदय परिवर्तित होता है और वहां से धम्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें और भी फैक्ट देखें तो शासन काल के 10वें वर्ष में
ठीक है, शासन काल के 10वें वर्ष में सबसे पहली जो यात्रा की जाती है धर्म यात्रा, वो कहाँ की जाती है? बोध गया की। ठीक है, तो शासन के 10वें वर्ष में सबसे पहली जो धर्म यात्रा थी वो बोध गया की धर्म यात्रा थी, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की गई, और लुम्बिनी की यात्रा करने के साथ ही यहाँ पर लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो 10वें वर्ष सर्वप्रथम कहाँ? बोध गया, और 20वें वर्ष लुम्बिनी गांव की यात्रा की जाती है, और इसी यात्रा के परिणाम स्वरूप, ठीक है, इसी यात्रा के दौरान लुम्बिनी गांव को यहां पर कर मुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद इसी के समय काल में, अशोक के समय काल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति होती है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। और यहाँ पर देखें तो अभिधम्म पिटक की यहाँ पर संरचना की जाती है। ठीक है, अभिधम्म पिटक की रचना इसी तीसरी बौद्ध संगति में की जाती है, जो अशोक के समय काल में कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में, और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें तो धर्म प्रचार के साधन के रूप में क्या क्या यहाँ पर प्रयोग किया गया? तो जैसे धर्म यात्राएं की गई, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर धर्म यात्रा की गई, वहां पर जाकर प्रचार प्रसार किया गया। राजकीय पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई जो धर्म से संबंधित थे, ठीक है, उनकी देखरेख में धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उसके बाद धर्म महामात्रों की भी नियुक्ति की गई, उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया गया। विदेशों में भी धर्म प्रचारक को भेजा गया। ठीक है, यहां से विदेशों में भी, ठीक है, जैसे अगर क्षेत्र को देखें तो मध्य एशिया यूनानियों द्वारा जो भी शासित क्षेत्र था उन सभी क्षेत्रों में भी प्रचार प्रसार के लिए लोगों को भेजा गया। पश्चिम एशिया में भेजा गया, साथ ही श्रीलंका में भी भेजा गया। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में पुत्र महेंद्र, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री जो थी संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा गया। किस लिए? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा? 261 ईसा पूर्व कलिंग की जो विजय थी, विजय के पश्चात ही यहां पर क्या हुआ? हृदय परिवर्तित हुआ, जिसके बाद क्या हुआ कि यहां पर युद्ध को त्याग कर धर्म का अनुसरण किया गया, जिससे धर्म की नीति कही गई और धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। और इन सब के लिए बहुत सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, धर्म यात्राओं की, यहां पर धर्म यात्राएं की गई। ये सारे चीज हमने देखा। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं मौर्य काल में प्रशासनिक विभाजन कैसे था, नगरों में प्रशासन कैसे होता था, सैनिक व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, समाज हमने देख लिए, तो समाज भी एक बार यहां पर रिपीट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो यहां पर संपूर्ण क्षेत्र को 6 भाग में विभाजित किया गया था। संपूर्ण जो साम्राज्य था, साम्राज्य को 6 भाग में विभाजित किया गया था। पहला यहां पर जो विषय था राज विषय, या फिर उसी को मध्य प्रदेश कहते थे, या फिर उसी को प्राच्य कहा जाता था। ठीक है, तो पहला क्षेत्र क्या था हमारा? राज विषय, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर प्राच्य। ठीक है, और ये कौन सा क्षेत्र था? मगध वाला क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। फिर से रिपीट करता हूं, प्रशासनिक विभाजन टाइटल डाल के उसमें लिखते हुए चलिए। पहला राज विषय, या फिर उसी को मध्य प्रदेश कहते थे, या उसी को प्राच्य कहते थे, और यह क्षेत्र था मगध क्षेत्र, और इसकी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद दूसरा क्षेत्र देखें तो दूसरा क्षेत्र था उत्तर पथ, जिसकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला थी, और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में गंधार, कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान, ये क्षेत्र जो थे उत्तरा पथ के अंतर्गत आते थे। ठीक है, उत्तर पथ के अंतर्गत गंधार, कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र आते थे, और इसकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र था हमारा अवंती रथ, और इसकी राजधानी देखें तो उज्जैन, और इसमें जो क्षेत्र थे वो थे मालवा, राजस्थान और गुजरात। तीसरा क्षेत्र अवंती रथ, राजधानी कहां थी? उज्जैन, और इसमें आने वाले जो क्षेत्र थे वो मालवा, राजस्थान और गुजरात थे। चौथे क्षेत्र की बात करें तो चौथा क्षेत्र था अपरांत, और अपरांत ये कौन सा क्षेत्र था? सौराष्ट्र वाला जो इलाका है, सौराष्ट्र क्षेत्र, वो था अपरांत। पांचवें क्षेत्र की बात करें तो पांचवा क्षेत्र था दक्षिण पथ। पांचवा क्षेत्र जो विभाजित किया गया था दक्षिण पथ। ठीक है, राजधानी कहां थी? स्वर्णगिरी, और इसमें आने वाले क्षेत्र हमारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश था। और अंतिम क्षेत्र था हमारा कलिंग, राजधानी कहां थी? तोशाली। तो प्रशासनिक विभाजन, प्रशासन के दृष्टिकोण से संपूर्ण साम्राज्य को 6 भाग में विभाजित किया गया था। ठीक है, पहला था हमारा राज विषय, या मध्य प्रदेश, या प्राच्य।
ये मगध वाला क्षेत्र था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। दूसरा क्षेत्र था उत्तरपथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला और इसमें जो क्षेत्र थे वो गंधार, कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान थे। तीसरा क्षेत्र था अवंतीरथ, इसकी राजधानी थी उज्जैन और इसमें मालवा, राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र आते थे। अगला क्षेत्र था हमारा अपरांत, सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था। अगला क्षेत्र देखे तो दक्षिण पथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी और इसमें क्षेत्र जो थे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश थे। और अंतिम क्षेत्र हमारा था कलिंग जिसकी राजधानी तोशाली थी। तो संपूर्ण प्रशासनिक विभाजन ऐसे किया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखें कि नगरों में प्रशासन कैसे होता था। तो नगरों में प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन के लिए 30 सदस्य नियुक्त किए गए थे और 30 सदस्यों की बात करें तो 5-5 करके 6 विभाग यहाँ पर बनाए गए थे, यानी कि 6 विभाग में 5-5 सदस्य, यानी कि टोटल कितने हो गए 30। तो 30 सदस्यों के माध्यम से नगरीय प्रशासन यहां पर किया जाता था। इसमें देखें तो 6 विभाग कौन कौन से हैं, लिखिएगा, साथ में लिखते हुए चलिएगा। पहला था विभाग जो विदेशी मामले देखते थे, यानी कि विदेश से जो भी लोग आते थे उनकी सत्कार, उन पे नजर रखना, उनकी जो भी सुविधा है सुविधा प्रदान करना, ये सारे किसके अंतर्गत आते थे, विदेशी मामले के जो विभाग थे उसके अंतर्गत। दूसरा विभाग देखें तो दूसरा विभाग था जिसका कार्य क्या था कि जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, यानी कि क्षेत्र में कितने लोग जन्म लिए, कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, इन सब का लेखा जोखा करना इस विभाग का कार्य था। तीसरा क्षेत्र था व्यापार वाणिज्य से संबंधित, यानी कि व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं, परेशानी है, उनकी देखरेख करना है, कैसे उनका सुधार किया जा सके, इन सब से जो भी संबंधित कार्य था ये व्यापार वाणिज्य वाले विभाग के अंतर्गत आता था। चौथा यहाँ पर विभाग देखें तो चौथा विभाग था हमारा उद्योग और शिल्प से संबंधित, मतलब ये जो विभाग था उद्योगों में क्या क्या कमियां हैं, उद्योग में क्या इसमें डेवलप किया जा सकता है, उसमें कैसे कैसे जो पदार्थ यूज हो रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं, उसमें मिलावट तो नहीं हो रही है, ये सारी चीजें जो थी, शिल्पी लोग जो कच्चे मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं उसमें मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी रखना, देखरेख करना था वो उद्योग और शिल्प वाले विभाग के अंतर्गत आता था। अगला अगर हम 5वें विभाग की बात करें तो 5वां विभाग इसमें टैक्स से संबंधित था। टैक्स कहाँ पर कैसे कौन कौन से टैक्स लगाने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, ये सारे कार्यभार टैक्स से संबंधित जो विभाग था उसके अंतर्गत आता था। और छठा जो विभाग था वो था क्रय विक्रय से संबंधित विभाग, यानी कि किसी वस्तु को कितने मूल्य पर खरीदना चाहिए, कितना मूल्य उसका होना चाहिए, कितने मूल्य पर इसको बेचना चाहिए, इन सब से संबंधित जो भी कार्य था वो सारा क्रय विक्रय से संबंधित था। इन्हीं के अंतर्गत आता था जो नाप तोल की जो भी हमारी बाट होती है, बाट कम है ज्यादा है, कोई उसमें चोरी नहीं कर रहा, ये सारी चीजें देखने का कार्यभार क्रय विक्रय से संबंधित विभाग के अंतर्गत था। ठीक है, तो नगरीय प्रशासन को देखें मौर्य काल में, तो नगरीय जो प्रशासन था 30 सदस्यों के द्वारा किया जाता था, जिसमें 5-5 लोगों के 6 विभाग थे। पहला विदेशी मामले देखता था, दूसरा जन्म मृत्यु से संबंधित डेटा रखता था, तीसरा व्यापार वाणिज्य से संबंधित था, चौथा उद्योग और शिल्पों से संबंधित था, पांचवा टैक्स से संबंधित था और छठवां क्रय विक्रय से संबंधित विभाग था। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सैनिक व्यवस्था कैसी थी मौर्य काल में। तो सैनिक व्यवस्था को भी देखें तो 30 लोगों के द्वारा, 30 मुख्य लोगों के द्वारा संपूर्ण सैनिक व्यवस्था को चलाया जाता था। और जैसा हमारा नगरीय प्रशासन है वैसे ही 5-5 लोगों के 6 यहाँ पर विभाग देखने को मिलते हैं, यानी कि 6 विभाग, यहाँ भी 5-5 लोग, और इन्हीं के माध्यम से जो टोटल 30 सदस्य हैं, इन सदस्यों के माध्यम से सैनिक व्यवस्था यहाँ पर चलाई जा रही थी। देखते हैं, सबसे पहला जो विभाग था वो था जल सेना। ठीक है, पहला जल सेना, दूसरा पैदल सेना, तीसरा अश्वरोही, चौथा हाथियों की सेना, पांचवा रथ सेना और छठा इन सभी सेनाओं को जो भी सामग्री थी, रसद थी, इन सब का प्रदान करना, कहीं पे जाते हैं तो उनके लिए टेंट वेंट लगवाना, जो भी जरूरी चीजें हैं उन सभी चीजों को उपलब्ध करवाना छठे विभाग की जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही जहां पर सेना जाता था वहां पर चिकित्सा से संबंधित सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं भी वहां पर देखने को मिलती है। तो सैनिक व्यवस्था को भी देखें तो 30 मुख्य सदस्यों के द्वारा सैनिक भी देखरेख में है। ठीक है, यहां पर देखें तो पहला था जल सेना, दूसरा पैदल सेना, तीसरा अश्वरोही, चौथा हाथियों की सेना, पांचवा रथ सेना और छठा इन सभी को
सामग्री और रसद प्रदान करने वाली संस्थान, विभाग। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसा था? तो न्याय व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर कठोर न्याय व्यवस्था था, यानी कि जब तक कठोर न्याय व्यवस्था ना हो, लोगों के मन में डर भय ना हो, तो नैतिकता के प्रति चलने में वो मतलब सोचते हैं, नैतिकता के ऊपर नहीं चलते हैं। इसलिए यहाँ पर देखें तो प्रशासन सही से चलने के लिए, लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम होने के लिए, इन सब के लिए न्याय व्यवस्था यहाँ पर कठोर देखने को मिलता है। न्याय व्यवस्था में देखें तो यहाँ पर दंड दिया जाता था, ठीक है, अंग भंग का भी दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड भी था, झूठ बोलने पर जीभ काट ली जाती थी, जुर्माना भी यहाँ पर लगाया जाता था, जो अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग प्रकार के दंड के लिए यहाँ पर अलग अलग जुर्माना लगाया जाता था। ठीक है, फिर से देखते हैं न्याय व्यवस्था यहाँ पर कठोर है, दंड दिया जाता था, अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग दंड था, अंग भंग की सजा दी जाती थी, मृत्यु दंड भी दिया जाता था, झूठ बोलने पर जीभ काट ली जाती थी और जुर्माना भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही न्याय व्यवस्था में पुराने कैदियों को छोड़ने की भी रीति देखने को मिलती है, यानी कि राज घराने में अगर कोई खुशी का माहौल हो, किसी का जन्मदिन हो, राजा का जन्मदिन हो, राजकुमारों का जन्मदिन हो, या कोई भी धर्म का कार्य किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो पुराने कैदी थे, जिनका अगर अंदर देखे जब वो कैदी के रूप में है, वहां पर अच्छा व्यवहार होता था, तो उन सभी को यहां पर रिहा भी करने का रीति देखने को मिलता है। क्लियर है? उसके बाद न्यायालय की बात करें तो न्यायालय यहाँ पर दो प्रकार के न्यायालय देखने को मिलता है, पहला धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा कंटक शोधन। तो न्यायालय दो प्रकार के हैं यहाँ पर, धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय में जो न्यायाधीश है उसे धर्मस्थ या फिर व्यवहारिक कहते थे, और कंटक शोधन में जो न्यायाधीश है उसे प्रवेष्टा कहा जाता था। फिर से बोलता हूं, न्यायालय यहां पर दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, पहला धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय का जो न्यायाधीश था वो धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाता था, और कंटक शोधन का जो न्यायाधीश था वो प्रवेष्टा कहलाता था। धर्मस्थीय न्यायालय की बात करें तो धर्म से संबंधित जो भी यहां पर केस आते थे उन सभी केस को देखना, और साथ ही व्यवहारिक मामले, यानी कि भाई में जमीनों का बंटवारा है, धन का बंटवारा है, ऐसे जो भी व्यवहारिक मामले थे उन सभी का निपटान कहाँ किया जाता था? धर्मस्थीय न्यायालय में। जबकि अगर देखें कंटक शोधन में बात करें, जिसका प्रधान प्रवेष्टा था, इसमें राष्ट्रीय मामले से संबंधित जो भी वाद विवाद था, जो भी केस था, उसको यहाँ पर देखा जाता था। ठीक है, तो हमने देखा न्यायालय दो प्रकार के, धर्मस्थीय न्यायालय, कंटक शोधन। धर्मस्थीय में व्यवहार से संबंधित जो भी केस हुआ करता था उसका निपटान होता था, जबकि कंटक शोधन में राष्ट्रीय मामलों से संबंधित, यानी कि वैसे मामले जिससे देश को खतरा हो, इन सभी को कंटक शोधन में देखने को मिलता है। न्यायालय की बात करें तो न्यायालय में इसका भी स्तर था, यानी कि सबसे सर्वोच्च ऊपर कौन था? राजा था। राजा के नीचे जनपद संधि के न्यायालय हुआ करते थे, और जनपद संधि के नीचे द्रोणमुख न्यायालय हुआ करते थे। फिर उसके नीचे संग्रहण के स्तर पर होता था, और सबसे निचला जो स्तर होता था न्यायालय का वो ग्राम संस्था थी। ठीक है, नीचे से अगर देखें तो सबसे पहले ग्राम संस्था, उसके ऊपर संग्रहण, उसके ऊपर द्रोणमुख, उसके ऊपर जनपद संधि के न्यायालय, और सबसे ऊपर राजा हुआ करता था। यानी कि न्याय से संबंधित भी अगर पावर की बात करें तो किसके पास था? राजा के पास। क्लियर है? उसके बाद एक प्रश्न पूछ लिया जाता है अशोक के स्तंभ से संबंधित, तो उसको भी मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। जैसे अशोक के द्वारा 14 स्तंभ देखने को मिलता है, स्थापित किया गया, उसमें जो मुख्य है, मुख्य को यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ। जैसे पहले स्तंभ है, पहले स्तंभ में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। ठीक है, तो पहला जो स्तंभ है, पहले स्तंभ लेख में क्या होता है? पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे स्तंभ की बात करें तो इसमें मनुष्य एवं पशु चिकित्सालय की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो पहले में क्या था? पशु बलि की निंदा का उल्लेख मिलता है। दूसरे में मनुष्य एवं पशु चिकित्सालय की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तीसरे में देखें तो राजकीय अधिकारियों को जो आदेश दिया गया था वो देखने को मिलता है। चौथा शिलालेख है, इसमें धर्म नियमों का उल्लेख मिलता है कि धर्म के नियम क्या क्या होने चाहिए। पांचवें में जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई धर्म के प्रचार हेतु, उसका उल्लेख 5वें शिलालेख में देखने को मिलता है, 5वें स्तंभ लेख में देखने को मिलता है।
छठे स्तंभ लेख की बात करें तो यहाँ पर आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है कि अपने आत्म को नियंत्रण कैसे रखे, अपने आप को नियंत्रित कैसे रखे। इससे संबंधित जो शिक्षा है वो छठे स्तंभ लेख में देखने को मिलता है। आठवें स्तंभ लेख की बात करें तो यहां पर अशोक के द्वारा जो भी तीर्थ यात्राएं की गई, अशोक के द्वारा जो भी तीर्थ यात्राएं की गई उसका वर्णन कहां मिलता है, आठवें स्तंभ लेख में। 13वें में बात करें तो हमने अभी बात किया था कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है वो 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, इसका जिक्र वहां पर है। और 14वें की बात करें तो 14वें में क्या मिलता है, प्रजा को धार्मिक जीवन जीने का उद्देश्य यहां पर दिया गया है 14वें स्तंभ लेख में। ठीक है, तो 14 स्तंभ लेख में हमने देख लिया किसमें क्या क्या बातें यहां पर की गई है। क्लियर है इतनी सारी बातें। तो मौर्य काल से संबंधित अगर बिहार की सिलेबस देखें तो बिहार के सिलेबस में इतनी सारी चीजें यहां पर देखने को मिली है। वो सारी चीजें जो बिहार के सिलेबस में दे रखा है वो सारी चीजें यहां पर हमने कवर किया है। उसके बाद अगर हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो यूपीएससी में इसमें आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, और आर्ट एंड कल्चर में अशोक के द्वारा यहाँ पर स्तंभ बनवाए जाते हैं, गुफाओं का निर्माण करवाया जाता है। साथ ही अगर देखें तो जो हमारा स्तूप है, स्तूप बनवाया जाता है। यहाँ पर जो मतलब महल है, महल निर्माण से संबंधित यानी कि स्थापत्य कला यहाँ पर पढ़ना है, आर्ट भी यहाँ पर पढ़ना है। जैसे जो उसका स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख के ऊपर जो पत्थरों की मूर्ति देखने को मिलती है, एकाश्म पत्थर से बनाया गया है जो स्तंभ, उस पर अलग अलग प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलती है, जैसे सिंह, घड़ियाल, सांड, इन सब की जो आकृति वहां पर देखने को मिलती है। तो ये सारे कला में हमें पढ़ना होता है। वो सारी चीजें भी अगर देखें तो इससे जोड़ के हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं प्राचीन बिहार के इतिहास में मौर्य काल से संबंधित सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इस क्लास के बाद हम अब देखने वाले हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसको देख के फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय काल देखें तो समय काल इसी के आसपास, इससे थोड़ा पहले यहाँ पर देखने को मिलता है। और बिहार की भूमि की बात करें तो बौद्ध धर्म की भी जननी है और जैन धर्म की भी जननी है, तो उसको भी यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे। वहाँ से प्रश्न बनता है और सिलेबस में सीधे सीधे तौर पर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।